Very good morning, my dear students. वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज 8 तारीख है और 8 तारीख को मैं शुरू करने जा रही हूँ टोपी शुक्ला संचयन का तीसरा पाठ टोपी शुक्ला। लास्ट क्लास में हमने किया था टोपी शुक्ला के लेखक राही मासूम रजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने शिक्षा कहाँ तक पाई, उन्होंने पेशा किस रूप में किस पेशे को उन्होंने अपनाया वगैरह वगैरह, इसकी जानकारी, उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसे राही मासूम रजा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, उनका प्रारंभिक शिक्षा उनको गांव में ही हुआ। हायर एजुकेशन के लिए वो लखनऊ में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुना, वहां से उन्होंने उर्दू साहित्य में पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने एज ए प्रोफेशन उन्होंने टीचिंग जॉब को चुना, अलीगढ़ में ही वो पढ़ाने लगे। उसके बाद उसके कुछ सालों के बाद वो मुंबई की रुख किए, जहां पर उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और एज ए लिरिसिस्ट उन्होंने काम किया। यानी वो गीतकार थे, संवाद लेखक थे और पटकथा लेखक थे। और वो मशहूर हुए, फेमस हुए ये महाभारत कथा का स्क्रिप्ट राइटिंग और उसका गाना लिखने के बाद वो बहुत ही मशहूर हुए, पूरे भारतवर्ष में जाने लगे। आज वही महान व्यक्ति राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया कहानी टोपी शुक्ला में पढ़ाने जा रही हूँ। टोपी शुक्ला लेसन के माध्यम से आपका इसको पढ़ाने का उद्देश्य है हमारा पठन तथा लेखन शैली का विकास, यानी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का डेवलप होगा। दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि। इस लेसन के माध्यम से आपको पूर्वी हिंदी के कुछ वर्ड्स, उसके बाद हिंदी और उर्दू के मिक्स्ड वाला जो हिंदी और उर्दू के वर्ड्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। चिंतन शैली का विकास, आपका थिंकिंग स्किल आपका डेवलप होगा। नेक्स्ट है हिंदू उर्दू भाषाएं एक ही भाषा के दो रूप है, यानी आपको इस पार्ट से ये जानकारी भी मिलेगी कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं हैं, डेफिनेटली यही है, लेकिन ये दो अलग अलग होते हुए भी ये अलग अलग भाषा के दो रूप ही, यानी एक ही भाषा के दो रूप है, नाम अलग अलग है लेकिन वो देखने में वो सब एक जैसे ही है। नेक्स्ट है इस लेसन का मेन कॉन्सेप्ट, इस कहानी में आपको क्या मिलेगा। सांप्रदायिक सद्भावना, यानी हिंदू मुसलमानों के बीच जो सद्भावना है, अच्छी सोच, अपना अच्छा विचार है, अच्छी भावना है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी इसमें जो मुख्य प्रमुख कैरेक्टर है इसके माध्यम से। उसके बाद है मजहब से ज्यादा प्रेम भावना। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि मजहब, एक गाना है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यानी मजहब यानी धर्म हमें बैर करना नहीं सिखाता, मजहब हमें दुश्मनी करना नहीं सिखाता, बल्कि मजहब प्रेम सिखाता है। और इस कहानी में इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद बच्चों बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो है टोपी और इफन, ये दोनों यहाँ पर बाल थे यानी बच्चे थे, यानी वो चौथी क्लास में पढ़ते थे जब कहानी के बारे में जिक्र हो रही है। तो चौथी क्लास के बच्चे सिर्फ प्यार मांगते हैं, ना उनको धन दौलत की उनको पड़ी होती, ना सोना गहना उनको चाहिए तो सिर्फ प्यार। तो इसी प्यार की खोज में बच्चे निकल आते, स्पेशली टोपी निकल आता है अपने घर से। नेक्स्ट है यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी मित्रता, यानी मित्रता कैसा होता है, कितने हद तक वो होते हैं और मित्रता के चलते क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर दो मित्र है, टोपी और इफन। बच्चों आगे देखिए, इस कहानी को मैंने बच्चों कुछ प्रमुख पात्र है मेन कैरेक्टर से मैं इसका नाम यहाँ पर ले रही हूँ। टोपी है जो इसका मेन कैरेक्टर है, उसका फ्रेंड है इफन। टोपी का कैरेक्टर जहां जहां है वहां इफन भी आ जाता है, ये कहानी की मांग है। उसके बाद टोपी के पिता है, माताजी है, दादी है, मुन्नी बाबू उसके बड़े भाई है, उसके बाद भैरव है उसका छोटा भाई है। उसके बाद है इफन का घर में कौन कौन है, इफन के पिता है, माता है, दादी है, दीदी है और उनकी इफन की बहन नुजहत भी है। उसके बाद यहाँ पर नए कलेक्टर हरिनाम सिंह के बारे में भी आता है। उनके 3 बेटे थे, बिल्लू, गुड्डू और डब्बू। तो इस प्रकार से कुछ मेन कैरेक्टर और ढेर सारे कैरेक्टर, जैसे कि कलेक्टर के बंगले का चपरासी, चौकीदार चपरासी होता है। उसके बाद यहाँ पर
उसके ये टोपी के क्लास के मॉनिटर होता है। सराफुद्दीन का बेटा जो होता है उसका भी यहाँ पर जिक्र है। तो ढेर सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पर मेन ये है जो कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट बच्चों, आज मैं एक एक्टिविटी कराऊंगी और ये एक्टिविटी माइंड मैप के जरिए होगा, और इसको माइंड मैप को मैंने फ्लो चार्ट में रखा है, फ्लो चार्ट में मैंने बनवाया है। तो इसमें इस फ्लो चार्ट को जब इस फ्लो चार्ट में लिखा गया चीजों को जब जब मैं पढ़ूंगी, उसी के साथ साथ आपको कहानी के भी जानकारी मिलती जाएगी। और आपको ये भी होगा बच्चों, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले देखिए प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र है टोपी, यानी टोपी का पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, इसका शॉर्ट नेम है टोपी। उसके बाद उसका फ्रेंड है इरफान, उसका पूरा नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा, उसको शॉर्ट में लोग क्या बोलते थे, इरफान कहते थे। तो नेक्स्ट है टोपी के पिता। टोपी के पिता क्या है, उनका नाम भृगु नारायण शुक्ला, नीले तेल वाले, यानी वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, और वो उनका साइड बिजनेस भी था। नेक्स्ट है इरफान के पिता, जिनका नाम है सैयद मुर्तुजा हुसैन। बेटा का नाम था सैयद जरगाम मुर्तुजा और इनका नाम है सैयद मुर्तुजा हुसैन, जो कि कलेक्टर थे। नेक्स्ट है बच्चों टोपी की माँ तथा इरफान की दादी। टोपी की माँ यानी राम दुलारी और इरफान की दादी, दोनों की लैंग्वेज एक ही था, और वो था पूर्वी, यानी पूर्वी बोली था उनका। जो कहा जाता है कि पूर्वी बोली उनके जगहों का देहाती लैंग्वेज है, गांव का लैंग्वेज है। देहाती का मतलब है गांव, यानी गांव में बोली जाने वाली लैंग्वेज। लेकिन जो कि उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ में या अच्छे अच्छे शहरों में प्योर उर्दू बोला जाता है, सुंदर सुरीला भाषा है। लेकिन पूर्वी जो है वो देहाती भाषा है, और ये लैंग्वेज टोपी की माँ और इरफान की दादी बोला करती थी, क्योंकि ये दोनों देहाती थे, गाँव के थे, रहने वाले थे। उसके बाद है एक बड़ी घटना होती है, यानी कुछ घटनाओं को समेट कर ये कहानी बना है। एक बड़ी घटना होती है खाने के टेबल पर, यानी टोपी के घर में खाने के डाइनिंग टेबल पर। यानी टोपी अपने घर के लोग उनको डांटते थे, उनको टोपी की दादी सुभद्रा देवी थोड़ा खड़ूस टाइप की थी, वो थोड़ा कड़क थी, जिसकी वजह से टोपी का लगाव अपने दादी के साथ नहीं था। तो इसीलिए इरफान की दादी बहुत प्यारी थी, बहुत मीठी बोली बोलती थी, बहुत अच्छी थी, तो टोपी का लगाव इरफान की दादी के साथ हो जाता है। और उनके घर में इरफान उसका फ्रेंड था, तो फ्रेंड के नाते वो उनके घर जाता था, और वहां जाकर वो इरफान के दादी के साथ घुल मिल जाता था, बहुत ही प्यारी थी, इसीलिए वो टोपी के घर आना जाने लगा। और वहां पर उसने एक लैंग्वेज सीख लिया, वो है कि उर्दू लैंग्वेज, यानी मुसलमानों के घर में बोले जाने वाले उर्दू लैंग्वेज। जैसे कि मुसलमान लोग अपने माँ को अम्मी बोलते हैं, और पापा को अब्बा बोलते हैं, दीदी को बाजी बोलते हैं। तो इस प्रकार के लैंग्वेज उसने सीखा, और खाने के टेबल में, डाइनिंग टेबल में टोपी ने अपने माँ को यानी रामदुलारी को अम्मी थोड़ा बैगन का भरता बोल के मांगा। तो अम्मी बोलते ही लगा कि ये पता नहीं ये लैंग्वेज कहाँ से सीखा। दादी भड़क गई और खाने के मेज में ही झगड़ा, सबका हाथ जैसा वो स्टेचू बन गए, जैसे का वैसे हो रह गए। और सुभद्रा देवी ने, उसकी दादी ने कड़क तरीके से पूछा कि तुमने ये लैंग्वेज कहाँ से सीखी, तो वगैरह वगैरह। उसके बाद उसने बताया कि वो इरफान से सीखा। तो वो जानने की प्रयास किया कि इरफान नाम का लड़का हिंदू है या मुसलमान, यानी टोपी अब तक वो किस फैमिली के साथ दोस्ती कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेती है सुभद्रा देवी यानी टोपी की दादी। 10 अक्टूबर 1945 इरफान के पिता का बदली, यानी टोपी का जो जीवन है उसमें 10 अक्टूबर 1945 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इरफान के साथ उसकी जो दोस्ती हुई थी वो दोस्ती अब दूर होने जा रही थी। यानी 10 अक्टूबर 1945 को इरफान के पापा का बदली हो गई, वो ट्रांसफरेबल जॉब था और ट्रांसफर होकर चले गए, और टोपी इरफान के बगैर वो अकेला पड़ गया। नेक्स्ट है, तो इरफान के पापा कलेक्टर थे, तो उसके जगह में नए कलेक्टर आए जिनका नाम था हरिनाम सिंह। उनके 3 बेटे थे, बिल्लू, गुड्डू और डब्बू।
तो इरफान के जाने के बाद उस घर में एक दिन वो चुपचाप जाता है, जहाँ पर बिल्लू, गुड्डू और डब्बू क्रिकेट खेलते रहते हैं, इंग्लिश में बात करते रहे हैं। इसको देखकर यानी टोपी को देखकर बोला कि हम अपने चपरासी से पूछा कि क्या कोई हमारा चपरासी का बेटा उठा है क्या। यानी वो लोग अहंकारी थे, इंग्लिश बोलते रहते थे घर में भी। उसके बाद उन लोगों ने टोपी के साथ बदतमीजी की और यहाँ तक टोपी को अपने घर के जो एक कुत्ता था, एल्सेशियन कुत्ता था, उसको सुस्कार देकर बुलाकर उसको कटवाया और टोपी को घर में जाकर डॉक्टर के पास जाकर सुई इंजेक्शन लगानी पड़ी। उसके बाद वो दोबारा वहाँ कहीं भी कभी भी नहीं गए। टोपी के घर की नौकरानी सीता से लगाव। जब इरफान की दादी मर जाती है और इरफान लोग यहाँ से इरफान का पापा तबादला बदली होकर ट्रांसफर होकर चले जाते हैं, तो घर में फिर वो अकेला पड़ गया टोपी। उसके बाद घर की जो बूढ़ी नौकरानी थी सीता से उसका लगाव हो गया, वो सीता के पल्लू में जाकर बैठ गया है। उसके बाद टोपी की दादी सुभद्रा देवी है, वो जो कि बहुत ही कड़क है और वो टोपी से उतना प्यार नहीं करती थी। उसके बाद है टोपी अपनी पढ़ाई में भी 2 बार फेल हो गया था। यानी एक बार फेल हुआ था क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता था। क्यों पढ़ नहीं पाता था? क्योंकि भैरव, उसका जो छोटा भाई था, उसके कॉपियों को फाड़कर प्लेन बनाता था और ऊपर से उसकी जो माँ थी राम दुलारी, वो उसको बार बार दुकान भेजती रहती थी। नौकर के होते हुए भी कुछ ऐसी चीजें थी जो टोपी के हाथों से मंगवाती थी। इसी प्रकार उसका पढ़ाई नहीं हुआ और फेल कर गया। सेकेंड ईयर भी वो फेल किया, तब उसका टाइफाइड हुआ था। और तीसरी बार वो पास हुआ। तीसरी बार भी परीक्षा देने बैठा। उसके पापा इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों का घर में आना जाना रहा। लेकिन एक अच्छी बात थी कि उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों का आना कम हो गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसका परीक्षा बहुत करीब था और इसी की वजह से उसका उस साल वो पास तो किया, लेकिन 3rd डिवीजन पर। और ये 3rd डिवीजन पर पास होना उनके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर दिया। उसके बाद बच्चों प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि एक घटना तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो है खाने के टेबल में जो बड़ा सा बतंगर बना दिया था सुभद्रा देवी ने, टोपी की दादी ने। क्योंकि टोपी की दादी ने पता चला कि वो कोई मुसलमान घर के साथ उसने रिश्ता रखा है, जिसकी वजह से वो माँ को अम्मी बोल रहा है। और उसने सुभद्रा देवी ने रामदुलारी को गाली डांटती है, कहती है कि तुम ऐसी हो, तो तुम अपने बच्चों को ख्याल नहीं कर रही, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा ये सब सीख रहा है। यानी सास ने बहू को डांटा। उसके बाद इरफान की दादी की मौत होती है बच्चों। उस समय होती है जब ये दोनों यानी इरफान और टोपी ज्योग्राफी क्लास का बंक करके वो लोग बाहर निकल आए और इरफान केला लाया था खरीद कर, और केले खाते हुए वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। टोपी बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी दादी दे दो और मेरी दादी जो खड़ोस है सुभद्रा देवी, उसको तुम ले लो। लेकिन बच्चे थे दोनों, आपस में बहुत प्यारी प्यारी बात कर रहे थे। लेकिन इरफान ने कहा कि मेरी दादी मैं तुमको नहीं दे सकता, बदल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी दादी के साथ साथ मेरे पिता की मम्मी भी है। तो अगर मैं भी दूं, लेकिन वो अपने मम्मी को, मेरे पापा उनकी मम्मी को नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ये ना देने की बात कही। उसके बाद टोपी बहुत दुखी हो गया, तो बोला फिर दोस्ती के खातिर अपने दादी को भी मुझे नहीं दे सकते। यानी ऐसे बच्चे की तरह, बच्चों की बाल सुलभ चेष्टा थी ये, और ये बात उसने कहा। उसके बाद उसके कुछ समय के बाद इरफान के घर से इरफान को लेने के लिए लोग आते हैं और उन्होंने ये खबर दिया कि इरफान की दादी नहीं रही। और ये खबर सुनकर टोपी को बहुत बुरा लगता है और वो स्कूल में फिर दोबारा जाता है और एक कोने में जाकर वो बहुत रोता है। और इससे पहले तो इरफान चला जाता है अपने घर वालों, अपने कोई जो मैसेंजर था उसके साथ वो चला जाता है। उसके बाद एक कहानी यहाँ पर है बच्चों, दादी का शादी मौलवी से, यानी
टोपी की इरफान की दादी वो देहात में रहती थी, गांव में रहती थी, लेकिन उसकी शादी लखनऊ की एक मौलवी के साथ हुई। मौलवी का मतलब है मुसलमानों का ब्राह्मण, हमारे जैसे हिंदू का ब्राह्मण होता है उसी प्रकार मुसलमानों को ब्राह्मण थे मौलवी। दिन रात वो कुरान शरीफ लेकर और कुछ कुरान शरीफ का पाठ करते हुए रहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। इसीलिए दादी की शादी तो हो गई, लेकिन वो अपने ससुराल में खुश नहीं थी, यानी इरफान की दादी अपने ससुराल में खुश नहीं थी, जिसकी वजह से वो उनके घर में जो हंसी मजाक होता था वो यहाँ पर नहीं कर सकती थी, और इसीलिए वो घर में भरा पूरा घर में रहते हुए भी इरफान की दादी अकेली होती थी, और उनका वो अकेलापन दूर करने के लिए टोपी उनके घर आया जाया करता था। यानी टोपी भी अपने घर में सब होते हुए अकेला था, और इरफान की दादी भी घर में सब कुछ होते हुए भी अकेली थी। तो दोनों का अकेलापन को दोनों ने ही दूर किया था। और दादी ने जो शादी की थी मौलवी के साथ, तो वहाँ उस शादी में वो खुश नहीं थी, फिर भी उसने दिन पार किया, दिन गुजारा, और अपने इकलौते जो बेटा था यानी इरफान के पापा को उन्होंने जन्म दिया, और वो कलेक्टर बन गए। और जब वो उनका मरने दादी बुढ़ापे के बीमार की वजह से वो मरने वाली थी, तो इरफान के पिता ने आकर पूछा कि आपको कहाँ दफनाया जाए, आपको आपका अंतिम संस्कार कहाँ करे, कहाँ आपको कब्र दे। तो उसने कहा कि अगर मुझे तुम लोग दफनाने का जगह ढूंढ नहीं पा रहे हो तो मुझे अपने मायके भेज दो। यानी इरफान की दादी उस समय बेडरिडन थी, पूरा बिस्तर में पड़ गई थी, और वो अपने मेमोरी वो याददाश्त वो बहुत भूल गई थी, और ये भी भूल गई थी कि उनका मायका जात हुआ अब भारतवर्ष में नहीं रहा। उनके मायके भारत पाकिस्तान भाग होने के बाद वो लोग उनके मायके कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, और उनका जो घर था वो कस्टडी में ले लिया गया था सरकार की ओर से। और वो शादी के बाद लखनऊ में रहती थी, वो भारत में ही रहती थी। तो ये कहानी है। एक बार क्या हुआ बच्चों कि दादी नाच गाना बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन वो मौलवी के साथ शादी होने के बाद ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन उनके पति का देहांत के बाद इरफान के जन्म के छठी में वो जी भरकर उसने नामाकरण के समय जी भरकर उसने नाचा, क्योंकि अपने बेटे के शादी में वो नाच नहीं पाई थी, घर में फुर्ती फार्ता नहीं कर पाई थी, क्योंकि घर में बहुत रेस्ट्रिक्शन होता था, क्योंकि वो मौलवी का घर था। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रमुख घटना, टोपी की माँ राम दुलारी की पिटाई। तो एक बार क्या हुआ बच्चों, किसी ने बता दिया कि टोपी ने कबाब खाया है, और कहा जाता है कि कबाब मुसलमानों का डिश है, इसीलिए वो लोग क्योंकि टोपी का परवरिश हिंदू परिवार में हुआ था और इरफान का परवरिश मुसलमान परिवार में हुआ था। दोनों का परवरिश अलग अलग तरीके से हुआ था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से मर मिटने वाले फ्रेंड थे, क्योंकि धर्म कोई जाति नहीं मानता। उसके बाद टोपी की माँ रामदुलारी इसको बहुत पिटाई करती है, टोपी को बहुत पिटाई करती है, और बोला कि कबाब क्यों खाया बोलकर। और उसके बाद लेकिन दरअसल टोपी ने कबाब नहीं खाया था, दरअसल उनके जो भाई है मुन्नी बाबू ने कबाब खाया था, लेकिन उसने उसको कबाब खाते हुए टोपी ने देख लिया था, और उसने कुछ पैसा देकर उसका मुंह बंद कराया था। लेकिन आज वही मुन्नी बाबू आज झूठ बोलकर टोपी को मार खिला रहा था, और बोल रहा था कि वो कबाब खाकर खाया है। और एक प्रमुख घटना है ज्योग्राफिया का क्लास, यानी ज्योग्राफिया का क्लास का मतलब है ज्योग्राफी का क्लास बंक करके वो लोग बाहर आ गए थे, इस क्लास से बाहर आ गए थे, और एक कोने में बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। दादी बदलने की बात हो रही थी। उसी समय मैसेज आता है कि दादी की मृत्यु हो गई, इरफान की दादी की, और इरफान को ले जाने के लिए कोई व्यक्ति आया था। और इसी इन्हीं घटनाओं के इर्द गिर्द ये कहानी होती है। और एक छोटी सी घटना है बच्चों, जब इरफान के घर में टोपी के घर में पता चला कि टोपी एक मुसलमान परिवार से आना जाना कर रहा है, तो सब लोग नाराज थे, लेकिन टोपी के पापा बहुत खुश थे, क्योंकि वहां पर उसका स्वार्थ था। क्योंकि उसको पता लगा कि इरफान के पापा क्या है, कलेक्टर है। और नेक्स्ट डे जाकर उसने इरफान के पापा से मिले, और उसने ये कहा कि मेरा बेटा टोपी और आपका बेटा इरफान बहुत बढ़िया दोस्त थे। ये कहकर उन्होंने चीनी का और कपड़े का जो परमिट चाहिए था, वो परमिट वो निकाल कर लेकर आ गए थे। तो ये फायदा उठाया था ये टोपी के पिता ने, तो इसीलिए वो नाराज नहीं था कि कोई मुसलमान व्यक्ति के साथ उसने दोस्ती कर ली है। बच्चों ये बहुत प्यारा सा स्टोरी है। टोपी एक हिंदू लड़का होते हुए भी वो इरफान की दादी से वो
प्यार पाता था, इसीलिए वो बार बार वहाँ जाता था। यहाँ तक कि टोपी की दादी मरने के बाद जब वो दोपहर को खबर आया मरी, तो शाम को वो धीरे धीरे उसके घर में गया, जाकर बिना आंगन में ढेर सारे लोग थे, पहले भी लोग होते थे क्योंकि वो कलेक्टर थे इरफान के पापा, इसीलिए, लेकिन उस दिन ज़्यादा ही लोग थे। और कुछ समय क्योंकि इरफान की दादी का मौत का खबर लेने आए थे सारे लोग, और इरफान को समझाया कि इरफान को टोपी ने ढांढस बंधाया और वो वापस चला आता है। उसके बाद यहाँ पर यही मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों कि यहाँ पर टोपी और दादी का दोनों अलग अलग मजहब के व्यक्तियों के बीच भी जो प्यार होता है वो प्यार हो गया था। दादी बहुत बुजुर्ग थी और ये बहुत ही छोटा सा बच्चा था, और प्यार उम्र नहीं देखता क्योंकि ये 4th क्लास में पढ़ने वाला लड़का था, यानी 8 साल का या 7 साल का लड़का हुआ होगा, और दादी 70-75 साल की हुई होगी। फिर भी ये आपस में बहुत ही मेल रखते थे, आपस में बहुत ही इनका लगाव था। बच्चों, आज मैं इतना ही आपको मैं करा रही हूँ। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जिस दिन लाइव क्लास होगा मैं दोबारा इसका की पॉइंट्स के साथ मैं फिर हाजिर होंगी और नोट्स में एग्जाम के बाद ही दूंगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।